जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो प्यारे बच्चे, स्टैटिक जीके में हम लोग स्पोर्ट्स पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ओलंपिक के बारे में। उम्मीद करूंगा आपने ओलंपिक का एक बार रिवीजन जरूर किया होगा, क्योंकि अब तो बीच में आपका संडे भी रहा। तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि ओलंपिक से भैया कोई भी क्वेश्चन पूछे हम लोग बता देंगे। और एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, और जनरल क्या मतलब टफ ही पूछ ले। जनरल तो सभी बता देते हैं, सर नहीं भी पढ़ा होगा वो भी बता देगा। मुझे आप एक बात बताएं कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जो आपका मेडल जीता था ब्रॉन्ज, वो किस वर्ष में जीता था ओलंपिक में? ये मेरा क्वेश्चन है जो डिसाइड करेगा आपका कल का रिवीजन हुआ है या नहीं, कि आप कितने डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुमित कुमार, हिमांशु, साजिद खान, मनीष, दीपक, भानु, सोनू, ज्योति, जयवीर, सानवी, विपिन, शुभम, रूवी, संदीप, स्वाति, रिंकू, वेरी गुड भाई, टू मच वेलकम। बहुत बढ़िया भाई, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आता हुआ 2000 गजब कर दिया भाई, गजब। कुछ बच्चों का आंसर 2016 है, आप अभी सिलेक्शन की लाइन से बाहर हैं दोस्त। कुछ का 1960 आंसर आ रहा है, कुछ का आ रहा है 1900। मैक्सिमम बच्चों का 2000 है, बड़ी खुशी हुई। चलो भाई, अब हम आते हैं ओलंपिक के आगे किस पर? पैरालंपिक गेम्स पर। और पैरालंपिक गेम्स क्या है? पैरा दो शब्दों से मिलकर के बना है, पैरा प्लस ओलंपिक। पैरा का मतलब होता है प्यारे बच्चे वो सभी खिलाड़ी जो आपका दिव्यांग है। क्या बोलोगे? जो दिव्यांग है, यानी कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता उनके अंदर है, कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर है, हाथ पैर या बॉडी में कहीं भी। तो ऐसे लोगों के लिए कौन से गेम्स होते हैं? ओलंपिक ना होकर के पैरालंपिक होते हैं। ठीक है, पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तनों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद। तो एक तो कॉमन चीज क्या होगी? पैरा एथलीट इसमें भाग लेते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही मेजबान शहर में, किसमें? इसका मतलब क्या हो? जैसे मुझे आप बताएं, टोक्यो, या टोक्यो नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे कि ओलंपिक 2020 कहां होने थे? जो 2021 में हुए, तो आप कहेंगे ओलंपिक 2021 भैया जी टोक्यो में हुआ। तो जहां पर समर ओलंपिक होंगे, जहां पर समर यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं, वहीं पर क्या होते हैं? आपके पैरालंपिक गेम्स होते हैं। बात समझे दोस्त? मतलब कि पैरालंपिक 2021 भी कहां हुए होंगे? ये भी टोक्यो में ही हुए होंगे। बहुत बढ़िया सपना शर्मा, आपका आंसर। आगे चले, नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना, भाई जैसे मैंने आपसे बोला था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बताएं एक बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फाउंड की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989, डेट तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, 1989 को जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर में हुई थी और इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरी अगर सेंटेंस में मैं कहूं आपको क्या याद करना है, तो आप कहेंगे जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, क्या बोलोगे? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आईपीसी बोलते हैं इसको। तो आईपीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? आईओसी याद है, लुसाने में था। बहुत बढ़िया, जो 1894 में फाउंड हुआ था 23 जून को। और यहां आईपीसी की स्थापना हुई है कहां? आपकी बॉन जर्मनी में। इसके अध्यक्ष कौन है? एंड्रू पार्सन्स, बहुत कम चांस हैं पूछे जाने के। उपाध्यक्ष दुआने काले कभी नहीं पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो हमारी भारतीय है, ये इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति क्या बोलेंगे? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। पैरालंपिक कमेटी पीसीआई बोलते हैं ना। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1992, 1992। यानी हमको दो चीजें याद रख लेनी है कि जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है प्यारे बच्चे? बॉन जर्मनी में है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना, ये कब हुई है? ये 1992 में हुई। तो भारतीय अध्यक्ष कौन है?
भारतीय अध्यक्ष कौन है? भारतीय अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। क्या बोलोगे? भारतीय अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। और इसके प्रधान सचिव कौन है? जे चंद्रशेखर हैं। आपको नाम याद करने की बिल्कुल जरूरत। विजय सिंह एकदम ठीक आंसर था आपका, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। 1894 में 23 जून को स्थापना हुई। आकाश साक्य जी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रतन सिंह। मतलब जब ये 1992 में बनी थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे? रतन सिंह। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। पहले पैरालंपिक खेल 1908 में रोम, जो इटली में है, यहां पर शुरू हुए। जैसे मैं आपसे पूछूं, प्राचीन ओलंपिक खेल, प्राचीन ओलंपिक गेम जो थे प्यारे बच्चे, वो 776 ईसा पूर्व ओलंपिया में खेले गए थे। और आधुनिक ओलंपिक गेम्स की हम बात करें तो वो एथेंस में खेले गए थे 1896 में। लेकिन जब आपका समर ओलंपिक शुरू हुए तब तो पैरालंपिक शुरू नहीं हुए। पैरालंपिक कब शुरू होते? 1960 में। कब से शुरू हुए हैं? 1960 से। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरालंपिक का जनक कहा जाता है। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि मुझको ओलंपिक का जो जनक थे वो याद करें कौन थे। हु इज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स? तो याद है पियरे डी कोबार्टिन। पियरे डी कोबार्टिन ने क्या डिजाइन किया था? आपका ओलंपिक गेम्स को। ठीक है। अरविंद कुमार कह रहे सर मोटिवेटेड करो प्लीज, उनको ब्लॉक कर दो। हो गए मोटिवेट? इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ, उनका कमेंट नहीं दिखना चाहिए दोबारा कभी। चलें भाई आगे। तो क्या बोला मैंने? पहले पैरालंपिक खेल 1960 में रोम शहर में रोम शहर में हुए थे। मैं ये बात तुमसे कह रहा हूं कि आज लगभग आज आप 18-20 साल के हो चुके होंगे और आपको अभी यही नहीं पता चला आपको ये नौकरी लेनी है, आपके लिए जरूरी है या नहीं है, और आपके घर की स्थिति क्या है, और आपको इस नौकरी के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत है। तो मैं कहता हूं आप इस धरती पर एक सबसे मूर्ख प्राणी पैदा हुए, जिसको अभी यही नहीं पता कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, उसको मोटिवेशन की जरूरत है। तो इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। क्या बोलोगे? न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरालंपिक का जनक कहा जाता है। क्या बोलोगे? न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान। अब हम बात आते हैं कि भारतीयों ने भाग लेना शुरू किया पैरालंपिक में, तो कौन कौन से नाम है जो हमको याद करने हैं। और इसी बार आप एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स देखो, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के लिए पैरालंपिक गेम्स में सबसे पहले मेडल जीतने वाले कौन हैं। बहुत बढ़िया सोनू अब्बास, मेरे दोस्त, लव यू टू। भारत के लिए पहला पदक जीता था मुरलीकांत पेटकर जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1972 में तैराकी इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। समझ रहे हैं आप? गोल्ड। ठीक है। भारत कुल 31 पदक जीत चुका है। तो फटाफट से बोले भारत ओलंपिक में कितने मेडल जीत चुका है? तो आप कहेंगे 35 जीत चुका। यहां 9 स्वर्ण है। ओलंपिक में भारत के कितने स्वर्ण थे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे भैया जी 10 गोल्ड थे। अच्छा, यहां 12 सिल्वर है। वहां सिल्वर कितने थे? वहां शायद सिल्वर थे 9 और 16 थे ब्रॉन्ज। यहां ब्रॉन्ज 10 है। दूसरा पैरालंपिक पदक किसने जीता भारत के लिए? भीमराव केशरकर। जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में रजत पदक 1984 न्यूयॉर्क में। ठीक है। क्या बोलोगे? 1984 न्यूयॉर्क में। और 1972 के आपको पता होने चाहिए। नहीं बताया तो ओलंपिक मैंने बताया था, वो म्यूनिख जर्मनी में हुए थे, जहां मैंने बोला था कि एक आतंकवादी घटना भी वहां पर हो गई थी। बहुत बढ़िया। भारत के टोटल 35 हैं। बहुत गजब भाई। रुचिका कश्यप जी, वेरी गुड आंसर। बहुत गजब उत्तर देते हुए तुम लगते हो कुछ हो, तुम पढ़ने वाले हो, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। चलो अब आते हैं जोगिंदर सिंह बेदी। न्यूयॉर्क पैरालंपिक 1984 एक बड़ा नाम है भैया, क्यों याद करा रहे हैं आप? ध्यान से देख लेना, एक ही पैरालंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 3 मेडल जीते जोगिंदर सिंह बेदी ने। और आंखें देख करके आपकी हतप्रभ होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए व्हाट ए वंडर। अलग अलग गेम्स में एक खिलाड़ी अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करता है और भारत के लिए मेडल लेके आता है। कितनी गजब बात है। समझ रहे हैं आप? कितनी प्रैक्टिस इन्होंने की होगी।
और सारा खेल प्यारे दोस्त अभ्यास का है, दोहराने का खेल है, रिवीजन का। हम किसी एक चीज का रिवीजन कितनी बार कर लेते हैं, और जब हम पढ़ने आते हैं तो हम कितने ध्यान से पढ़ते हैं, हमारा फोकस कहां है। हम फोन को ऐसे रख के पढ़ते हैं, ऐसे, या हम फोन को ऐसे रख के पढ़ते हैं कमेंट ऑफ करके। ये सब फोकस की बातें हैं। महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे रास्ते में, उनका एक फॉलोवर था जो उनको गुरु मानता था, और मतलब उसके लिए बुद्ध की बातें ऐसे थी जैसे कि यही परम ज्ञान है, और जो ये बोल दे वो मुझको कर। ऐसे समझना तुम मेरी बात को। महात्मा बुद्ध के सामने वो बातें करने लग गया। उसने चरण स्पर्श करे और अपने कुछ प्रश्न किए। बोला, गुरुजी, मेरे अंदर इस बात की जिज्ञासा पैदा हो रही। तो महात्मा बुद्ध के नाक पर मक्खी बैठी हुई थी। समझना तुम बात को, और मैं तुमको एक जिंदगी का लेसन दे रहा हूं कि तुम्हें कितना ध्यान मग्न होना चाहिए किसी चीज। उनकी नाक पर मक्खी बैठी हुई थी, लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रैक्टिस यही थी। उन्होंने 6 वर्ष अपनी तपस्या इसी चीज के लिए की थी, कोई इधर और उधर की चीज व्यवधान ही न डाल पाए। तो वो अपने छात्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके आंसर्स दे रहे हैं। मक्खी नहीं उड़ाई है, मक्खी पर ध्यान ही नहीं गया उनका, क्योंकि उनका फोकस है वो आंसर्स देने में। अब ये तो चलो जी कॉमन बात हो गई, एक बड़ी बात है, कॉमन तो नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये हुई कि बात खत्म हो गई शिष्य से। अब जो शिष्य है वो खड़ा है, संतुष्ट है अपने आंसर पा करके, एकदम सेटिस्फाई है। अब जब बात खत्म हो गई है तो महात्मा बुद्ध ने मक्खी उड़ाई जो वहां थी ही नहीं। मक्खी तो पहले ही उड़ चुकी, बातों में जब वो हाथ ऐसे कर रहे थे उसको समझा रहे थे तो मक्खी डर की वजह से उड़ गई थी। लेकिन उन्होंने बाद में मक्खी को उड़ाया। तो जो शिष्य है वो बोला कि गुरुजी, ये मक्खी तो बहुत पहले उड़ चुकी, तुम अब इसको क्यों उड़ा रहे हो। तो उन्होंने बोला, उसको मुझे उड़ाना था एक चीज खत्म करने के बाद। मेरा यही अभ्यास है, मैं ये जानता हूं कि किस चीज को मैं कर रहा हूं उसमें व्यवधान ना आए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, तभी मुझको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, मक्की बैठी थी, वो भी मेरी ड्यूटी थी उसको उड़ाना, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई। बात है कि ध्यान नहीं बटना चाहिए। जिस चीज को आप करते हैं ना दोस्त, उसको टू मच फोकस के साथ करना चाहिए, टू मच फोकस। आगे आएंगे देवेंद्र झाझरिया, इन्होंने भी, क्या बोलोगे, उन्होंने तो एक ही ओलंपिक 1984 में जोगिंदर सिंह बेदी जी ने जीते प्यारे दोस्त। देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो, भाला फेंक के लिए हैं। और देखो 2004 एथेंस गोल्ड, ये सिखाता है देवेंद्र झाझरिया जी। आप फोटो देख सकते हैं, एक हाथ नहीं है उनके, 12 साल प्रैक्टिस की और फिर से गोल्ड जीता। 12 साल प्रैक्टिस। 2020 टोक्यो जो 2021 में हुए, इसमें इनको सिल्वर मिला, अदरवाइज 3 गोल्ड हो जाते इनके। मरियप्पन थंगावेलु, ये वो लोग बता रहा हूं मैं जो एक से ज्यादा मेडल जीते हैं। मरियप्पन थंगावेलु 2016 रियो गोल्ड, 2020 टोक्यो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मेंस हाई जंप के खिलाड़ी हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार। सर, जब महात्मा बुद्ध और उनकी बात हो रही, आप वहां थे? कुछ चीजों पे प्यारे बच्चे भरोसा करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारी चीज भरोसे की होती है जो सुनी जाती हैं। आप कहते हैं कि ये हमारे जो व्यक्ति हैं हमारे दादाजी हैं। आप थे जब आपके पिताजी हुए थे? आपको क्या पता दादाजी के ही हैं? तो उस बात का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमको माननी पड़ती हैं, और मानने से मतलब नहीं है हुआ था। मैं तो ये कहता हूं कि ये घटना हुई ही नहीं होगी। बात है, इसका सार तुम्हें समझ में आया? सारी बात सार की है। दीपा मलिक
पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है कि पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो क्या बोलोगे कौन है? क्या आंसर आएगा आप लोगों का? दीपा मलिक। शॉर्ट पुट इवेंट में इन्होंने क्या सिल्वर जीता। बोलो भाई। वेरी गुड भैया, आप आंसर ऐसे कहां से लाते हो? तुमको अपने क्वेश्चन का सोचो कहां से लाते हो। बहुत शानदार जवाब मिला। तो मस्ती मतलब मजा आता है तुम्हें? चश्मे यार हमसे लगाए ही नहीं जाते। अब देखो आंखों पे पसीने आ गए। हो जाएगी आदत धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 में हुए। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। शुभंकर था इसका सोमेटी। तो ओलंपिक का याद करते चले। क्या बताया था मैंने? सोमाइटी। और क्या था आपका? बोले एक बार। वहां का मेराइटोवा। पहली रैंकिंग पे कौन रहा? चाइना। लेकिन ओलंपिक में कौन रहा था? आपका यूएसए। भारत की रैंकिंग कितनी रही? 24। तो प्यारे दोस्त मैं आपसे जानना चाहूंगा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? बोलो भाई। कुल खिलाड़ी गए भारत के इसमें 54। यह पैरालंपिक 16वें पैरालंपिक थे। जिस तरह से ओलंपिक गेम्स प्यारे बच्चे 32वें थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाना गाया गया वहां पर। चला। और इसके लेखक और गायक हैं एक संजीत सिंह है, क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी। उन्होंने गाना लिखा था कर दे कमाल तू। तो कर दे कमाल तू सॉन्ग के लेखक कौन है, गायक कौन है? संजीत सिंह है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भारत की रैंक बच्चों ने आंसर किया 48 मैक्सिमम ने। बस कुछ बच्चों के आंसर 49 और 45 है। प्यारे बच्चे गलत कर रहे हैं आप लोग, ऐसे आंसर गलत दे रहे हैं। इसका मतलब आप अच्छा अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को नहीं दोहराते हैं बार बार। सर ओलंपिक बड़ा होता है कि पैरालंपिक? ओलंपिक। ये सोचने की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है जी, आगे आएंगे। सबसे बड़े गेम्स जब मैंने आपको बता दिया था ओलंपिक्स में कि सबसे बड़े गेम ओलंपिक ही होते हैं, उनसे बड़े गेम कुछ नहीं होते। अच्छा, इस वाले के कुछ फैक्ट है। जब ये हुआ तो उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद, जो 4 दिन पहले ही बने थे। समापन जब हुआ यानी एंडिंग हुई जब पैरालंपिक की, तो भारत की तरफ से कौन थी? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। टोक्यो टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता? भाविन बेन पटेल ने जीता। और इन्होंने जीता था आपका सिल्वर मेडल टेबल टेनिस में। क्या पूछेगा? टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली कौन है? भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं इसमें? 19। 19। जबकि ओलंपिक में हमारे कितने मेडल थे प्यारे बच्चे? 7। आप लोगों को याद होगा, एक गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 क्या थे हमारे? ब्रॉन्ज थे। ठीक है, चलो भाई। भारत के कुल पदक कितने? 19। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, इसमें हमने जीते 19। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और उम्मीद करेंगे आगे आगे बढ़ती जाए, है ना? आगे भैया आगे। नेक्स्ट, 5 गोल्ड। ये 5 गोल्ड, अब जब गोल्ड की बात आ गई तो गोल्ड तो इंपोर्टेंट है भाई। क्या बोलेंगे? 5 गोल्ड जीते और जो 5 गोल्ड हैं अवनी लेखरा शूटिंग, 2 पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है। पुरुष तो मैंने बता दिए कौन कौन थे आपका। जोगिंदर सिंह बेदी मैंने आपको बताए, बोलेंगे एक बार। देवेंद्र झाझरिया जी मैंने आपको बताए। 2 मेडल जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु भी हैं। लेकिन 2 मेडल जीतने वाली एक ही महिला है, और वो एक महिला कौन है प्यारे बच्चे? बोलेंगे?
वो एक महिला कौन है? वो है अवनी लेखरा। 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में क्या मिला इनको? ब्रॉन्ज मिला। कोई दिक्कत? चलो भाई, एक सेकंड का टाइम देना प्यारे बच्चे, एक सेकंड का। ये अवनी लेखरा, तो क्या आंसर आएगा आपका? शूटिंग। 2 पैरालंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला है ये, जिन्होंने कितने? 2 मेडल जीते। कोई दिक्कत? सर एक सेकंड हो गई, हाँ ये भी सही बात है। वर्ष इनके पूछे जा सकते हैं क्या? बहुत कम चांसेस होते हैं पैरालंपिक के ईयर आपसे पूछे खिलाड़ी ने किस वर्ष जीता। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है डेविल देवा जी, बहुत बढ़िया। चलो, सुमित कह रहे हैं सर मुझे अनब्लॉक कर दो। अरे ब्लॉक तुमको किया ही नहीं है भाई, मैं ऐसे ही तो बोलता हूँ। नहीं ऐसे मत काम किया करो, ब्लॉक करने वाले बावले लोग हैं बहुत सारे क्लास में। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग में, और अवनी लेखरा जी का जीवन प्यारे बच्चे, मतलब कहते ना जीवन में किसी को संभावना देखनी है, हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं। अवनी लेखरा जिनका एक्सीडेंट हो गया था, तो अब सुन समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूं तुम्हें। तो ये पहले शूटिंग में अपना कैरियर देखती थी, फिर ये निशानेबाजी में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको लगता है कि ये फील्ड आपका नहीं है, आपको वो फील्ड बदल देना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं तुम्हें? जब तुम्हें लगे कि ये फील्ड तुम्हारा नहीं है, तो वो फील्ड तुमको बदल देना चाहिए। और जब तुमको लगता है कि तुम उसी फील्ड के हो, उसमें तुमको जम कर रहना चाहिए, डट कर रहना चाहिए, अंत तक डटना चाहिए। ठीक है? सर अवनी लेखरा किस देश की? भैया ये इंडियन है। ये देखो, हम भारतीयों के बारे में तो पढ़ रहे थे प्यारे बच्चे। टोक्यो, भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, हम भारतीयों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बच्चा, भारतीयों के बारे में। ये देखो, ये 5 गोल्ड आ गए ना यहाँ। अभी बताया ना भारत के कुल पदक 5 गोल्ड, तो गोल्ड इंपोर्टेंट है, उसीलिए उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक है जी। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, मनीष नरवाल शूटिंग, ये जो नाम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और तुम याद रख लेना, मैं हमेशा से ये इनपुट आप लोगों को देता आया हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरालंपिक गेम्स और आपका एशियन गेम्स, इनके जो खिलाड़ी चर्चित होते हैं उनका संबंध किस स्पोर्ट से है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने एसएससी जीडी के टाइम पे भी आपको बोला, ये मैंने सीजीएल के टाइम पे भी आपको बोला, ये सीएचएसएल के भी टाइम पे मैंने बोला। तीनों फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मनीष नरवाल जी का संबंध क्या बोलेंगे, किस किस गेम से है? प्रमोद भगत, इन्होंने चौथा गोल्ड जीता, और कृष्णा नागर बैडमिंटन में। तो ये पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। और एकमात्र खिलाड़ी रहे सिंगराज अधाना, जिन्होंने 2 मेडल जीते। गोल्ड तो इनको नहीं मिला, सामने देख सकते हैं आप, फोटो इन्हीं लोगों के लगे हुए हैं, कृष्ण नागर जी का, प्रमोद भगत जी, सिंगराज अधाना जी। 50 मीटर पिस्टल रजत पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल कांस्य। तो आपसे पूछ ले कि टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? बोलेंगे एक बार। सर शूटिंग और निशानेबाजी अलग अलग होती है। हाँ जी, निशानेबाजी आर्चरी को बोलते, तीरंदाजी वो आर्चरी। अच्छा तुम उसका पूछ रहे हो शूटिंग और निशानेबाजी, नहीं वो दोनों एक ही बात है, वो दोनों एक ही बात है, सॉरी। आर्चरी की हम बात करते हैं, वो तीरंदाजी है। तो दिक्कत, शायद मैंने उसको तीरंदाजी आर्चरी की जगह मैंने उसको शूटिंग बोला था। चलो कोई दिक्कत।
ओलंपिक कितनी बार नहीं खेला गया? मैंने बताया है, आप पिछली क्लास में देखें, मैंने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916 में नहीं खेला गया, आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940-44 में नहीं खेला गया। आय को नहीं पढ़ते हो भाई? हैं अब भाई बच्चू पटेल, बच्चू पटेल घर रह जाओगे, पड़ोस में जाएंगे पड़ोसी के लड़के, जब उनका फेयरवेल होगा उनके घर के, उनको छोड़ रहे होंगे, उनके घर के सारे मेंबर्स बाहर होंगे बैग वैग लेकर, हो सकता है कोई ठीक सा हुआ तो डीजे बजवाए, तो धक धक तुम्हारे होगी ना, किसी और के नहीं। तुम्हारे घर के बेशक से खुश हों, अच्छे आदमी होंगे तो खुश होंगे उनके सिलेक्शन से, और नहीं तो ऐसा सकता पिताजी गुस्से में आकर 4-5 जूता तुम में लपेट दे, और मम्मी थोड़ी गुस्से वाली हुई तो कोहनी लगा दे तुम में 1-2 आकर के, और तुम डिजर्व करते हो। ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो कमेंट करते हैं, एनर्जी वेस्टेज। आगे आएंगे, ये हमारा बात था आपका किसके बारे में? पैरालंपिक के बारे में। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल। देखो राष्ट्रमंडल क्या है कि हम ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, 1947 में हम आजाद रहे, तो जो ब्रिटिशियर्स ने शासन किया जिन देशों पर उनका शासन था, वो सारे देश राष्ट्रमंडल कहलाते हैं। तो उन सभी देशों के बीच में एक मैत्री का संबंध, मित्रता स्थापित हो पाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसके लिए राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। 1930 में शुरुआत हुए। अच्छा मुझे बताएं आप एक बार, राष्ट्रमंडल मैंने आपको संगठनों में पढ़ाया था, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है सर, व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण अभिनव ने, लेकिन पीडीएफ में मेजर ध्यानचंद जी की जगह लिखा, ऐसा कुछ है क्या? मैंने क्लास में पढ़ाया था, मैं देख लूंगा एक बार पीडीएफ को फिर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती हुई है बच्चे से पीडीएफ लिखते समय तो सुधार करवा दें। लेकिन आप गलत बोल रहे होंगे तो आपकी बहुत गलत। 1930 से 50 ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जब ये शुरू हुए तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से होते थे, ठीक है। तो 50 वाला देखो, ये 4 साल में होते हैं, कितने साल में? 4 साल में। तो 1950 में जब हो गए तो अगले गेम्स कब होंगे? 1954 में होंगे। 1954 से इनका नाम हो गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। तो क्या शब्द जुड़ा, बोले क्या जुड़ गया इसमें? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में एंड कॉमनवेल्थ कर दिया गया है। तो 66 वाले हो गए तो 70 में होंगे अगले। तो 70 से 74, यानी 70 वाले और 74 वाले, इनका नाम अब एम्पायर हटा के बोल दिया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये जो नाम इनको मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये 1978 में, और 2021 में यही पूछा गया क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में। आपका क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेलों का सबसे पहले क्या नाम हुआ करता था? तो क्या नाम हुआ करता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। राष्ट्रमंडल की स्थापना बहुत गजब भाई, 1926 में घोषणा हुई, बहुत शानदार। हाँ, घोषणा को नहीं बोलना चाहिए हमको कभी भी। फाउंडेशन, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, 11 दिसंबर 1931। वेरी गुड, पीठ थपथपाता हूं मैं तुम्हारी दोस्तों, जिन जिन का उत्तर ठीक है एकदम से, बहुत शानदार। ठीक है, ये इनका पुराना नाम है। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं? ये हमने वहां भी पढ़ा था, 54 सदस्य देश हैं, और 54वां कौन सा देश था? मालदीव। ये बात हम पढ़ चुके थे। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए। तो यही बात थी ना, 1931 में तो राष्ट्रमंडल बना था, ये बात मैं आपको वहां भी समझा रहा था। तो बच्चा कहता है जी राष्ट्रमंडल तो बना 1931 में, खेल कैसे हो गए 1930 में? तो मैंने तभी आपको समझाया था कि 1931 में तो बना, लेकिन बल्फोर घोषणा, बल्फोर अनाउंसमेंट 1926 में हो गया था, जिसमें कहा गया था कि एक कॉमनवेल्थ नाम की संस्था बनेगी। तो उसी के आधार पर चल रहा था सब, ठीक है। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय मंडल नहीं, राष्ट्रमंडल लिखना, ये आ जाएगा, नहीं तो नेशनल बोर्ड गेम्स। ये है कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या बोलोगे? TWG बोलते हैं। दूसरे कॉमनवेल्थ गेम हुए आपके लंदन में।
तो पहले कहां पर हुए? हैमिल्टन कनाडा। इस बात को मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, बार बार परीक्षाओं में वर्षों से पूछा जाता रहा है दोस्त, और अभी भी पूछा जाता रहता है। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, प्रथम राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया था। और जब 1934 में भाग लिया तो वहां पर क्या हमको मिला था? पहले में एक ब्रॉन्ज मिला। कितना मिला था? एक ब्रॉन्ज मिला था। ओके। दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है। दो ओलंपिक खेलों के, जैसे ओलंपिक टोक्यो वाले 2020 में हुए, 21 में बेशक कोरोना की वजह से। अगले ओलंपिक कब होंगे? 2024 में। तो दो ओलंपिक खेलों का बीच कहां हुआ? तो ये तो हो गया ओलंपिक गेम्स, ये भी ओलंपिक गेम्स। बीच से मतलब है यहां कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा। आप बताएं किस वर्ष में होगा? तो इनका बीच क्या होगा? एवरेज मत निकालने लगना, ऐसे ही पूछ लो। 2022 में। सबसे ज्यादा बार मेजबानी, मेजबानी का मतलब जिस देश में हुए हैं, जो होस्ट कंट्री रहा है, तो सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं। तो भारत ने कब भाग लिया पहली बार? तो 1930 में जब ये शुरू हुए, क्या तब भाग लिया? नहीं लिया जी। दो ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है, हाँ जी होता है। सबसे ज्यादा बार मेजबानी किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की। ठीक है, चलो भाई। सबसे कम उम्र की महिला कौन है? मनु भाकर। क्या बोलोगे? सबसे कम उम्र की महिला जिसने मेडल जीता, मनु भाकर। 16 वर्ष में गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र, 10 मीटर एयर राइफल। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां हुए थे? 2022 में हुए थे। अभी कई शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछा गया, 2022 के राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित हुए थे? तो क्या बोलोगे? कहां पर आयोजित हुए थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन सी जगह थी? बर्मिंघम। कोई दिक्कत? धनंजय कुमार जी, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। चलो बोलेंगे। बहुत सही, कुंदन मंडल लिख चुके भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ऋतुराज वस्त वक्ते, लव यू मेरे। वेरी गुड। ठीक है, 2022 में। अगली बात करें, जो 2022 में ये हुए, उनका शुभंकर मैस्कॉट क्या था? क्या बोलते हैं इसको, शुभंकर को? इसका मैस्कॉट क्या था? वो अंग्रेजी में शुभंकर ही लिखा हुआ है उधर। पैरी द बुल। भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन रहे उद्घाटन के टाइम पर? मनप्रीत सिंह, जो हॉकी से हैं, ठीक है, और पीवी सिंधु, इनको सब जानते हैं। जब द एंड हुआ गेम्स का, तो शरत कमल अभी बहुत चर्चित रहे। कौन सा गेम, कौन सा मेडल मिला था इनको? अभी इतना ऑनररी अवार्ड इनको मिला। तो क्या बोलेंगे? कॉमनवेल्थ में इनको बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गोल्ड इन्होंने जीते। तो भारत सरकार ने इनको क्या दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया। ठीक है। टेबल टेनिस और निकहत जरीन, जो बॉक्सिंग से संबंध है, एसएससी सीजीएल में दो सेट में पूछा गया आपका, निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से इनका संबंध है। सर 10 मीटर से क्या मतलब है? बेटा 10 मीटर दूर का निशाना लगा देना। 50 मीटर से मतलब है 50 मीटर दूर का निशाना लगा देना। ऐसे होती है एक बुलसाई, ये प्लेट होती है, इसमें निशाना लगाते हैं। तो मान के चलो एक निशाना यहाँ लगा इतनी दूर, तो इसके पॉइंट बनते हैं, इतनी डिस्टेंस है। एक ये लगा, एक ये लगा, तो तीन में ये देखेंगे एवरेज कितना आया, कितनी कितनी दूर लगे हैं। अब जिसके सबसे सटीक तीनों निशाने लगे होंगे, उसको मेडल मिले। मेजरमेंट है ना, 10 मीटर। आगे चले। ये पदक तालिका है, सीन 2 पे दिखा देंगे एक बार। तो पदक
वॉइस के लिए बच्चे लिख रहे हैं भाई, वॉइस क्यों नहीं आएगी, वॉइस तो आ रही होगी भाई। चलो नेक्स्ट। सर्वाधिक पदक हमने किसमें जीते हैं? वॉइस देखो भाई, बच्चे वॉइस का लिख रहे हैं। हैं? ठीक है, फोन में देखो एक बार चला के, बच्चे लिख रहे हो। एक बार बताएं भैया, क्या आवाज मेरी नहीं आ पा रही है? अरे भैया इतनी मैसेज लिख रहे हैं सब, आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है प्यारे दोस्त वॉइस? फोन में देखो आ रही है। आ रही है, ठीक है, आ रही है आवाज। तो सर्वाधिक पदक हम 12 पदक हमने जीते हैं कुश्ती में। पहला पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने जीता? इसको मैं लिखूंगा CWG। कॉमनवेल्थ गेम्स में संकेत सागर, वेट लिफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला गोल्ड मेडल इस बार के आपका कॉमनवेल्थ में किसने जीता? मीराबाई चानू। कितनी वेट कैटेगरी में जीता था? 49 kg में। ठीक है। बॉक्सिंग में किसने जीता? निकहत जरीन। ठीक है, आगे देखना। पैरा पावर लिफ्टिंग में किसने जीता? आपका सुधीर ने। क्या बोलोगे? सुधीर ने जीता। तो हमेशा याद रख लेना प्यारे बच्चे, गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से कुछ खिलाड़ी मैं बता रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं। टेबल टेनिस में इंडिया पुरुष टीम ने, लॉन बॉल में इंडिया महिला टीम ने जीता। ठीक है, लॉन बॉल गेम्स में। वेट लिफ्टिंग में अंचिता सेउली ने जीता। वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लाल निरुंगा ने जीता। कुश्ती में साक्षी मलिक ने जीता। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है भैया? आपसे पूछेगा अंचिता सेउली ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता। एक ऑप्शन देगा आपको प्यारे दोस्त, ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, एक गोल्ड, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि जी इन्होंने जीता, आपका अंचिता सेउली ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड। याद रखना। कुश्ती में कौन थे? रवि दहिया। ठीक है, कुश्ती में रवि दहिया। कुश्ती में आपका दीपक पूनिया। कुश्ती में विनेश फोगाट। टेबल टेनिस में भाविना पटेल। बॉक्सिंग में नीतू घंगास। बॉक्सिंग में नीतू घंगास। ठीक है, बॉक्सिंग में अमित फंगाल। ट्रिपल जंप में एंड्रोस पॉल। और कुश्ती में नवीन। अब देखो क्वेश्चन यहां से बहुत कम पूछा जाता है, जैसा फॉर्मेट मैंने तुम्हें बताया कि पूछ ले कौन सा मेडल जीता है। सबसे ज्यादा चांस है प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा चांस है आपके पूछे जाने के कि रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं, दीपक पूनिया किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर बोर्ड वाला PDF क्यों नहीं देते? बच्चा बोर्ड वाले की प्रिंट नहीं निकल सकते। ये मेडल वाला डिसाइड वो बता दो जी दोबारा। अरे मेडल देख लो भाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा है 67 के साथ में, ये बता रहा था मैं। इंडिया की रैंकिंग याद करना, इंडिया के कुल मेडल याद करना। ये कॉमनवेल्थ 2022 की मेडल है भाई। चलो भाई, गुरुजी आप सपने में हमारे घर आए थे और फिर मैंने तुम में मार लगा दी थी वहां, है ना? चलो भाई, आप कुश्ती लड़ने कब गए भैया? ये कुश्ती में? अरे नहीं, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ है। ये तो बहुत ताकतवर लोग, देश का गौरव है। ये मैं नहीं हूं, मैं तो इनके सामने बहुत तुच्छ हूं, छोटा सा। देश का गौरव है, जिनकी वजह से तिरंगा विदेशी भूमि पर फहर पाता। सोचो, हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो तिरंगा इस देश की भूमि तक पर फहराने से कतराते हैं। और जगह के तमाम झंडे कई बार देखने को, क्योंकि खोखले लोग हैं, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। ठीक है, ये वो लोग हैं तो विदेशी सरजमी पे जाके इस तिरंगे को फहरा के आते हैं। सम्मान एक हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है उस तिरंगे को फहरते हुए देखते हुए। तो ये तो भाई
हमेशा सैल्यूट करने वाले लोग, हमेशा। इनके लिए हम जितना भी सैल्यूट करें, जितना भी सम्मान अपने दिल में रखें, उतना कम है। खिलाड़ी के लिए ऐसे ही सम्मान नहीं होता, खिलाड़ी का सम्मान होता है क्योंकि वो देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुट करता है। ठीक है? आगे लेंगे, नेक्स्ट है कुश्ती में बजरंग पूनिया। तो पूछा जाएगा बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? त्रिजेश और शरत किससे? टेबल टेनिस मिक्स से। पीवी सिंधु, बैडमिंटन, लक्ष्य सेन। इतना पूछा गया भाई, मैं कह कह के थक गया बच्चों से। मैंने कहा भाई यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बच्चा पता क्या कहता था? गुरुजी लक्ष्य सेन कहाँ के रहने वाले हैं ये? अरे भैया इनके मकान नंबर, गली नंबर कभी पेपर में नहीं आएंगे। लक्ष्य सेन एसएससी सीजीएल 2022 प्रीलिम्स पूछे गए 3 या 4 सेट में, एसएससी जीडी में 3 या 4 में सेट में पूछे गए, और 1-2 सेट में सीएचएसएल। तो इन खिलाड़ियों से बच्चा क्वेश्चन बनते कैसे? पूछेगा लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, ये याद करने। टेबल टेनिस सात्विक और चिराग, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस शरत कमल। ठीक है, चलो भाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। इसकी कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और अभी पता है ना वुमेन प्रीमियर लीग का, उसको भी कौन जीत गई? मुंबई इंडियंस। रात मुंबई इंडियंस जीत गई उसको, है ना? पता है ये बात, हरमनप्रीत कौर ही उसकी कैप्टन है। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, बड़ी बात है। और पहली बार में क्या जीत के आए हम? पहली बार में जीत के आए हम लोग क्या? आपका रजत पदक। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? वेरी गुड। भैया WWE वाले एग्जाम्स भी आते हैं क्या? और रोमन रीन्स से नहीं पूछेगा, तुम्हारे माथे पे घूसा मारूंगा मैं। जॉन सीना से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम जॉन। नहीं, वो नहीं आते आप। चलो भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो बड़े गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। ठीक है, और जो गेम्स है नाम से, जैसे ओलंपिक हुआ, राष्ट्रमंडल हुआ, एशियन गेम्स हुए, इनसे कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई परेशानी इस बात में? क्या क्या बोला मैंने आपसे पहले? बजरंग पूनिया कुश्ती में, श्रीजेश और रजत आपका मिक्स टेबल टेनिस में। सर जी मेरा छूट जाता। बच्चा स्क्रीन रोक के लिख लिया। ठीक है, ओके। आगे चलेंगे, फिर आगे गेम्स पढ़ेंगे। इतना पढ़ोगे आज बहुत अच्छे से, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको देख लेना, आपका कुछ भी आप लिख। ख्याल रखिए अपने बहुत सारा। बहुत प्यारे बच्चे, फोकस से पढ़ते रहिए। और अच्छे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ हर बात को करते होंगे, फॉलो करते होंगे। क्योंकि एक बार जब प्यारे बच्चे मौका हाथ से निकल जाता है, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, स्थिति होगी आपकी तैयारी कर पाने की, आपके घर की स्थिति होगी ऐसी नहीं। हो सकता है आपको कल प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करनी पड़े, कई बार परिस्थिति आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है आज संपन्न है उनका परिवार, और एकदम से आकस्मिक स्थिति ऐसी है कि बच्चे को पढ़ना तो छोड़ो, नौकरी के लिए जाना पड़ा। कुछ भी ऐसा मत छोड़ना जो कल पर हो। अपना पूरा 100%, और ना इससे कुछ ज़्यादा होता है ना आप कर सकते हैं। 100% अपना देने का प्रयास। ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।